हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2025 बोर्ड तैयारी के लिए जो लास्ट ईयर 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, उनके हम डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सेट नंबर 1 से। अनसॉल्व पेपर में टोटल 7 सेट बने होते हैं। हर एक सेट का हम पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए हम इसमें देखते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं वो देखेंगे। बायो वाले जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं उसको हम बाद में देखेंगे। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विज्ञान का सेट नंबर 1 है 2024। नीचे इसका कोड दिया गया है और नीचे निर्देश और नोट्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, मतलब कैसा बनता है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल होता है वो बाहर की तरफ होता है और ये मुख्य अक्ष है। हम जानते हैं एक बार प्रतिबिंब अनंत पे रखा जाता है, अनंत पे प्रतिबिंब रखते हैं तो ये फोकस पे जाके मिलता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा जो होता है अनंत और दर्पण के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तो वह क्या होता है। पूछा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। देखिए सी वाला ऑप्शन जो है ये क्रांतिक कोण से रिलेटेड है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम और अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम। और जो चौथा वाला ऑप्शन है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम, क्योंकि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश ट्रेवल ही नहीं करता। तो बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ही तो कोई एक सही होगा। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो डिपेंड करता है वो माध्यम किस माध्यम से आ रही है और किस माध्यम में जा रही है। अगर यहाँ पे पहला वाला माध्यम सपोज दैट विरल है और दूसरा वाला माध्यम यहाँ पे सघन है और ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहा जाता है। तो जब यह विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि विरल जो होता है वो हल्का होता है, सघन मतलब घना बात कर सकते हैं। तो ये जब जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो ये बीच वाली जो लाइन है ये अभिलंब है। और जब यही उल्टा कर दें, अगर सपोज दैट यहाँ पे सघन होता और यहाँ पे विरल होता तो ये अभिलंब से दूर हटती कुछ इस साइड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या पूछा है कि क्या होता है, तो ये हो जाएगा विरल से सघन में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में फर्क नहीं समझ में आता, उनको दिख जाता है। हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बट ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि दर्पण वाले सवाल टिक कर दिए जाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस है तो इसमें प्रतिबिंब अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करता है, तो इस वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये तो पहले ही कट हो गया, ए बी और सी इसी तीनों में से कोई एक सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। यहाँ पे एक चीज करेक्शन कर लीजिएगा, तो दूसरा वाला सवाल था, हमने यहाँ पे विरल से सघन बनाया था, बट हमसे पूछा है कि जब दूर हटता है तो दूर हटने का मतलब है कि विरल से सघन में आएगी तो झुकेगा, अगर दूर हटेगा तो इसका मतलब ये है कि सघन से विरल में जा रही। तो दूसरे वाले में करेक्शन कर लीजिएगा, या दूसरे का ए सही होगा। आते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड वाले में फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ बराबर 15 होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में एफ प्लस होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, एफ इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और u इक्वल टू, क्योंकि लेंस से वस्तु की दूरी माइनस होती है तो माइनस 30 सेंटीमीटर। हमसे प्रतिबिंब भी पूछा हुआ है। हम लेंस का फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/15 हो जाएगा यहाँ पे, 1/v हमसे भी पूछा है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। 1/v को अगर उस साइड ही रखे तो ये बन जाएगा 1/15 माइनस 1/30 बराबर 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम 15 दूना 30 होता है, 30 का 1 में भाग देंगे 30, मतलब 1/30 आएगा। अगर इसको हम भी निकालेंगे तो भी बराबर 30 आ जाएगा। तो भी बराबर प्लस में आया है और भी बराबर 30 ही आया है।
तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा वाला। तो इसमें ऑप्शन देखिए इलिमिनेट करने का तरीका है, क्योंकि हमसे लेंस पूछा है तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा दूसरी ओर बनता है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन भी कट गया क्योंकि 30 यहाँ पे भी है और 30 दूसरे वाले ऑप्शन में भी है। अब दूसरा वाला ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता। सी वाले के देखिए, सी वाले में 15 दिया, तो सी और डी तो 15 15 ऐसे ही कट गया। पहले और दूसरे में हमको देखना था, तो इसमें पूछा है कि वस्तु की ओर यहाँ पे देखेंगे और वास्तविक उल्टा। हालांकि ठीक है, बट वस्तु की ओर नहीं, वस्तु के दूसरी ओर, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि लेंस में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी बात वास्तविक है, और वास्तविक के साथ एक कॉम्बिनेशन हमेशा होता है कि वास्तविक के साथ उल्टा ही बनेगा, कभी कभी वास्तविक के साथ वहां पे सीधा भी दिया हो सकता है। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश किरण, जिसमें श्वेत प्रकाश किरण में सातों रंग होती हैं जो प्रिज्म से जाने के बाद स्प्लिट हो जाती हैं जब प्रिज्म से गुजरती हैं, तो पूछा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग, तो हमसे दूरस्थ पूछा है, तो ये प्रिज्म है। हालांकि ये 3D होता है तो 3D बनाना पॉसिबल है नहीं। अब जब यहाँ से ये जाता है तो ये 7 रंगों में यहाँ से विभक्त हो जाता है। तो जो सबसे नीचे वाला रंग होगा वो हमसे पूछा है कि आधार से सबसे दूर कौन होगा। तो जो विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो सबसे आधार पे जो होता है, यहाँ पे 7 रंग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, विबग्योर कुछ इस टाइप का। तो पूछा है ये नीचे वाला ये जो भाग है ये आधार है, तो आधार से सबसे दूर जो है वो कौन सा वाला है, रेड वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा का ए। हमसे पूछता है कि सबसे नजदीक कौन है, निकटतम, तो हो जाता है ये वायलेट बैगनी। और हमसे अगर पूछा है ये वाला होता डी वाला ऑप्शन, अगर निकटतम पूछता तो। कभी कभी मध्यस्थ रंग पूछ देता है, याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि जब किसी श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के मध्यतम में मध्य भाग में कौन सा रंग होता है। तो याद रखिएगा मध्य भाग में ग्रीन रंग होता है, ग्रीन मतलब हरा। अगला सवाल है 5वां कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक। हम एक फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। तो याद रखिएगा ये आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इंग्लिश में कूलम लिखा होता है। और इसका एक और मात्रक बन सकता है, I का मात्रक होता है एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकेंड। तो आप जिसको चाहे कूलाम लिखे चाहे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखे, बात एक ही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि इस सवाल का ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ऐसे टिक करने से तो इसका नहीं आएगा, कब तक आप रट के इसको याद रखेंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड, मतलब T बराबर यहाँ 1 सेकंड दे दिया, उत्पन्न प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 H2 हो तो उसका अनुपात पूछा है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी तार समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में एक चीज समान होती है, विभवांतर। और हम ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर। तो V बराबर जब आई आर है, मान लेते हैं कि पहले तार के लिए है और एक यहाँ पे दूसरा तार मान लेते हैं, तो V बराबर आई आर है। तो यहाँ पे इसमें भी विभवांतर समान है, इसमें भी समान है, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। जब हम यहाँ से पहले तार के लिए निकालेंगे तो V बराबर होगा I1 R1, और यहाँ पे कैपिटल बना सकते हैं I1 R1, और यहाँ पे V बराबर होगा I2 R2। अगर हम देखें इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम देख सकते हैं कि I1 और R1 बराबर हो जाएगा I2 और R2। यहाँ से निकाल सकते हैं I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1। अब इसका हम आगे वाले न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अभी इसके बाद पूछा है कि अनुपात क्या होगा इसका। तो हम जानते हैं कि H बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो अगर हम पहले समीकरण के लिए निकालें तो यहाँ से हो जाएगा H1 बराबर I1 स्क्वायर और R1, और T का मान वहाँ दिया है प्रति सेकंड, तो T का मान रख देंगे 1, तो खत्म हो जाएगा T। उसी तरह H2 बराबर हो जाएगा I2 स्क्वायर R2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर
4। अगर इसको हम भाग कर दें तो इधर बन जाएगा H1/H2 बराबर I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे हम कि ऊपर देखे थे अभी I1/I2, इसको पहले ऐसे लिख लेते H1/H2 बराबर I1/I2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, और इधर लिख सकते हैं R1/R2। अभी हमने पीछे देखा था कि I1/I2 बराबर जब समांतर क्रम में जोड़े थे तो R2/R1 आया था। ये वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो H1/H2 बराबर हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे R1/R2 है। एक R2 से एक R2 कट गया, एक R1 से एक R1, तो बच गया यहाँ पे R2/R1। ये वाला अनुपात सही होगा कि यहाँ से मिलाएंगे H1/H2 बराबर R2/R1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा पहला वाला, 6 का ए वाला ऑप्शन। अगला सवाल है कि 7 नंबर का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं कि F बराबर होता है IBL या BIL, तो वहां से निकाल लेंगे। F बराबर होता है IBL, तो B बराबर हो जाएगा F/IL। तो यहाँ से B बराबर, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और एम्पियर होता है इसका मात्रक, और इसका मात्रक होता है मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है केमिस्ट्री का, यहाँ तक फिजिक्स के सवाल थे। 8वां सवाल हमसे पूछा हुआ है कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन इसमें देखते हैं एलिमिनेट करने का ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, मीथेन जो है ये IPSC का सवाल है, चैप्टर नंबर 4। तो ये एल्केन सीरीज का है, और हम जानते हैं कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, और इसकी पहचान बताते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड हो एल्केन ही होता है। तो रही बात कि मेथेन, लास्ट में इसका देखेंगे, इसके लास्ट में N सुनाई दे रहा है, इसके भी लास्ट में N सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये इसी फैमिली का है। और रही बात कि एल्केन की पहचान होती है सिंगल बॉन्ड, तो ये ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी पहले से कट जाएगा, और बचा ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। हम जानते हैं कि N बराबर अगर एक कार्बन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथेन, और N बराबर 2 कार्बन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एथेन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि सजाती श्रेणी, और सजाती श्रेणी को हम लोग समजाती श्रेणी भी कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज बोला जाता है इसे इंग्लिश में। तो हमसे पूछा है इसमें से एक एक पेयर दिया गया, बोला है कि कौन सा इसमें से सही है। तो याद रखिएगा, सजाती श्रेणी में अगर कोई सीरीज मान के चलते हैं ए और यहाँ पे बी है, तो इनमें देखेंगे वो CH2 का अंतर होना चाहिए। तो पहले वाले में देखते हैं C2H4 है, तो यहाँ पे देखेंगे C2H4, और अगला है CH4। यहाँ पे C का तो अंतर है, बट यहाँ पे H का अंतर नहीं, क्योंकि H यहाँ भी 4 है, H यहाँ भी 4 है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे CH4, यहाँ पे C2H6। अगर CH2 देखें, इसमें से C से एक C जोड़ेंगे तो C2 बनेगा, और H4 में 2 H जोड़ेंगे तो H4 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे CH2 का अंतर है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच अगर CH2 का अंतर है तो वो श्रेणी समजाती श्रेणी या सजाती श्रेणी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछा है, अगर आपने 9th ठीक से पढ़ा होगा तो लेड का नाइट्रेट की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेड की वैलेंसी जो होती है +2 होती है, और नाइट्रेट पे NO3 होता है, नाइट्रेट आयन, इसको हम लोग बहुपरमाणु आयन कहते हैं। जब इनका हम Pb+2 और NO3 पे माइनस, जब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो बन जाएगा PbNO3 का ट्वाइस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शुद्ध जल का पीएच माने तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि 7 होता है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। एंटीमनी, तो याद रखिए कुछ अधातु के नाम याद रख लिए, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, बिस्मथ, ये सब जो होते हैं ये सब अधातु उपधातु होते हैं, जिसका यूज हम लोग सेमीकंडक्टर में करते हैं, और जो धातु होता है वो कंडक्टर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो ये भी सवाल चैप्टर नंबर 4 से है, कार्बन और उसके यौगिक में। ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कभी एल्कोहल और उसके साथ एसिड मिलाते हैं
तो यहाँ पे फिक्स है कि एस्टर बनता है। और एस्टर की पहचान होती है कि इधर भी सी रहेगा, मतलब इधर कार्बन की चेन रहेगी, बीच में सी डबल ओ रहेगा और इधर भी कार्बन की चेन रहेगी, कुछ ऐसा। तो आइए चेक करते हैं। इसमें OH है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें भी OH है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बच्चा ए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन तो है, यहाँ पे सी डबल भी ओ भी है, लेकिन अंतिम में एच है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है ये। बच्चा ये तीसरा, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। इसका नाम है, इसका नाम एस्टर का नाम पीछे साइड से पढ़ते हैं, तो ये इसका नाम एथिल है। बाकी यहाँ पे 2 कार्बन बनेगा, क्योंकि जिस ग्रुप में कार्बन होता है उसको भी काउंट करते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा एथिल एथेनोएट, उसका नाम है। और ये इस फैमिली का है, एस्टर फैमिली का। एस्टर की पहचान है कि बीच में ये सी डबल ओ होना चाहिए और इसके इधर भी कार्बन की चेन बनी होनी चाहिए और इधर भी कार्बन की चेन बनी होनी चाहिए। चौथे ऑप्शन में इधर कार्बन नहीं था, लास्ट में सी डबल ओ एच था, और सी डबल ओ एच जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान है। तो ये खत्म हो गया। इसमें बायो है, बायो आप ऐसे पढ़ के भी कर सकते हैं, हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं बायो। तो चलते हैं अगले वाले सेट में। तो ये है सेट नंबर 2 2024 का। तो इसमें पहला सवाल है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच, याद रखिएगा अवतल दर्पण में ऐसे नॉर्मली तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बट यहाँ पे कंडीशन है, लास्ट वाली कंडीशन है, जब एकदम दर्पण के पास आ जाते हैं। और जब दर्पण के एकदम पास आ जाते हैं तो ये प्रतिबिंब चला जाता है इस साइड। सपोज दैट जैसे ये अवतल दर्पण है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसका पोल है, और यहाँ पे फोकस है। पोल को P से डिनोट करते हैं, फोकस को F से डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब जो मतलब वस्तु जो है यहाँ पे रखी हुई है, और हम जानते हैं यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस ऐसे होके जाती है और ये पीछे से ऐसा लगता है आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो बनता है इस साइड बन जाता है, और इस साइड प्रतिबिंब जब बनता है तो ये आभासी होता है, और आभासी के साथ हमेशा सीधा ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वास्तविक वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि वास्तविक के साथ ही सीधा दिया, यहाँ भी वास्तविक। अब बचा ये सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा। तो जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं कि ये सीधा आभासी और बड़ा वाला हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले का ए हो जाएगा। दूसरा वाला सवाल है कि दूरदृष्टि दोष, जिसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिक होती है उड़ान। अब U का मतलब है उत्तल लेंस और D का मतलब है दूरदृष्टि दोष। A का मतलब है अवतल लेंस और N का मतलब है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब है कि दूरदृष्टि उत्तल लेंस रहेगा दूरदृष्टि दोष के लिए, और अवतल रहेगा तो निकट दृष्टि दोष के लिए। ये इसकी ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। अगला वाला सवाल है, हमसे पूछा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। मतलब आवर्धन 0.5 है, वो लेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु है, तो U बराबर हो जाएगा -0.2, M बराबर हमको दिया हुआ है 0.5। हम जानते हैं कि M बराबर होता है V/U। हाँ, एक चीज और, लेंस है तो माइनस नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ दर्पण होता तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो 0.5 हो जाएगा, और V और यहाँ पे 0.2। यहाँ से पहले V निकालेंगे, तो V बराबर हो जाएगा, M बराबर V/U होता है, तो V बराबर हो जाएगा 0.01। अब यहाँ से ये पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे F बराबर, तो 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U हो गया। तो 1/F बराबर, अभी V की वैल्यू हम निकाले हैं 0, इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक चीज चेक करें, तो इसको अगर हम 100 से गुणा कर दें पहले, फिर बाद में 100 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम U बराबर रख सकते हैं। अगर हम 100 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 20, और -20 मान लेते हैं। अगर इसको 100 से गुणा करें तो ये 1 हो जाएगा। बाद में हम इसको फिर 100 से भाग करके चेक करेंगे, क्योंकि पॉइंट है। तो 1/1 मान लेते हैं यहाँ पे, और माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/F बराबर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 100, और यहाँ पे भाग करेंगे इसके साथ,
यहाँ पे हम लोगों से एक गलती हो रही थी कि जो यहाँ पे दिया हमने 100 मान लिया था, तो ये u बराबर जो है -0.2 मीटर दिया है। हम इसको चाहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। m बराबर दिया है 0.5, तो v निकाल लेंगे तो m बराबर होता है v बटा u। तो यहाँ से हो जाएगा 0.5, यहाँ पे v और यहाँ पे है -0.2। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा v बराबर 0.1 मीटर में। अगर हम इसको चाहें तो, और एक साथ यहाँ पे ये माइनस, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 100 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर माइनस का, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं माइनस का। हम फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान है -10, और यहाँ पे है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे v का मान है 1/20। 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा 20, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, और 1/f बराबर हो जाएगा -1/20। तो f बराबर जो आएगा यहाँ पे, f बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और ऊपर अभी हमने बताया था कि हमने मल्टीप्लाई किया था 100 का, तो हम 100 का फिर से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो f बराबर आ जाएगा -0.2 मीटर फिर से। तो अब यहाँ से देखेंगे दूसरी बात, यहाँ पे माइनस भी आया, तो माइनस आने का मतलब है कि अवतल लेंस, और 0.2, तो 0.2 और अवतल लेंस इसी वाले ऑप्शन में सही। देखिए चौथा वाला सवाल जो था अभी पिछले वाले सेट में आया था। पीछे वाले सेट में हमने किया था चौथा वाला सवाल कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई। हमने वहां पे बताया था दूरस्थ वाला, दूरस्थ का मतलब होता है सबसे दूर वाला, यहाँ पे सबसे निकट पूछ दिया है। अधिकतम का मतलब वही है कि जब हम यहाँ पे ऐसे प्रिज्म बनाते हैं और जब यहाँ से वर्ण विक्षेपण इसका होता है, स्कैटरिंग होती है, तो यहाँ पे जो यहाँ नीचे वाला है विबग्योर जब लिखते हैं ऐसे, तो हमसे पूछा सबसे अधिकतम झुका हुआ भी है और सबसे न्यूनतम जो झुका हुआ है वो। हमसे कभी कभी पूछता है, पीछे वाले सवाल पूछा था कि आधार से सबसे दूर कौन है, तो सबसे दूर यहाँ लाल है और सबसे नजदीक बैगनी है। सबसे ज्यादा झुका हुआ बैगनी है और सबसे कम झुका हुआ रेड है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हमारा बैगनी वाला, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो है फार्मूला सीधे पूछ लिया हमसे कि दो प्रतिरोध है उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इन्हीं को वो सॉल्व कर दिया। 1/r बराबर यहाँ से एलसीएम हो जाएगा r1 r2। अब यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो r1 से r1 कट जाएगा तो r2 बचेगा, और यहाँ से r2 से r2 कट जाएगा तो r1 बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r बराबर r1 प्लस r2 बट्टे r1 इंटू r2। जब हम यहाँ से r निकालेंगे, रिवर्स करेंगे, इन्वर्स कर देंगे दोनों का, r1 r2 बट्टे r1 प्लस r2। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, r1 इंटू r2। यहाँ पे अगला सवाल है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो तंतु होता है, तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये बल्ब है कुछ इस टाइप का ऐसा, और इसमें ये जो बना होता है स्प्रिंग के जैसा, इसी को फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो बना होता है टंगस्टन का होता है, इसका सिंबल W होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। देखिए एक विद्युत सेल होता है जिसको हम विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो इसमें जो उसके अंदर का केमिकल होता है, क्योंकि हम लोग सेल से ऊर्जा लेते हैं, तो जिसमें अंदर रासायनिक क्रिया होती है, बाहर विद्युत ऊर्जा मिलता है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ये हो गया। अगला वाला है यहाँ पे सवाल कि रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और वहां पे वाई है, वहां पे वाई पुट करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि सल्फर यहाँ पे देखेंगे परमाणुविक अवस्था में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हमको लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पुट करने के बाद हमको इसमें चेक करना पड़ेगा, इसमें मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि कौन सा ऑप्शन पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें से। यहाँ पे जैसे SO2 आप फिट करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा टोटल रिएक्शन। इसने बैलेंस करके पहले से दे रखा है, 2 और 2 यहाँ पे लगा दिया, यहाँ भी देखेंगे 2 लगा दिया है। यहाँ पे पूछा है कि निम्न में कौन सा अम्लीय लवण है।
तो जितने भी बाइसल्फेट होते हैं सब के सब अम्लीय लवण होते हैं। तो इसमें हो गया बाइसल्फेट बोली चाहे बाइसल्फाइड, तो ऑप्शन नंबर बी ही बाइसल्फाइड दिख रहा। ये तो लवण है, ये भी प्योर लवण है और ये भी लवण है। तो हमसे पूछा अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण हो जाएगा ये। मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो हमसे पूछा मैट का सीधे सीधे फार्मूला। तो मैट क्या होता है कि मैट एक अयस्क होता है, मतलब किसी एक धातु का अयस्क होता है। तो हमसे पूछा है कि मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो मैट में कॉपर तो होता है, कॉपर के साथ ये भी होता है। इसका नाम जानते रहिएगा, इसका नाम होता है कॉपर सल्फाइड और इसका नाम है आयरन सल्फाइड या इसको कहते हैं फेरस सल्फाइड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं Cu2S को कॉपर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। तो मैट में मुख्यतः याद रखिएगा मैट एक तरह का अयस्क है जो कॉपर और आयरन का होता है। हमसे पूछा है ये चैप्टर नंबर 4 का केमिकल रिएक्शन है, उसमें एक हमको कंपाउंड पढ़ना है एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड की जब क्रिया हम लोग कराते हैं PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ये रिएक्शन इंटर में भी है। तो CH3COOH ये इसका नाम है एथेनोइक एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एथेनोइक एसिड की क्रिया जब हम PCl5 के साथ कराते हैं, एक जगह और है PCl3 भी होता है। तो PCl3 के साथ करें चाहे PCl5 के साथ, तो ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है एथेनोइल क्लोराइड CH3COCl। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कि धातु के रूप में है वो बनाते हैं या तो जिंक बनाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं ऐसे सपोज दैट Al2O3 हो गया और ZnO हो गया और SnO हो गया। ये सब जितने भी सब उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या, अगर सामने वाला अगर एसिड है तो ये बिहेव करेगा बेस के जैसा, और सामने वाला अगर बेस है तो ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। मतलब वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उनको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Al2O3। Al2O3 को हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं या एल्यूमिना भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो आपको एल्केन का फार्मूला पता होना चाहिए कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। और इस पे कौन सा फिट बैठ रहा है सब पे चेक कर सकते हैं कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा n बराबर अगर 1 हो, रूट वर्ड याद होना चाहिए कम से कम 8 क्लास 10th में। n बराबर 1 हो तो उसको हम लोग मेथ कहते हैं, n बराबर अगर 2 हो तो उसको हम लोग एथ कहते हैं। उसी तरह n बराबर अगर 3 हो तो उसको हम प्रोप कहते हैं। और सबके लास्ट में एक अणु लगने लगता है जिसको हम सफिक्स कहते हैं। तो मेथ में n जोड़ेंगे तो मेथेन बन जाएगा, एथ में n जोड़ेंगे तो एथेन बन जाएगा, प्रोप में n जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। तो जहाँ कार्बन की संख्या 3 है वही होगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। एक बार इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे H के बगल में 8 है, ये इसके लगभग यहाँ पे देखेंगे फार्मूले में उसके दूने में 2 जोड़ा होना चाहिए, जिसे 3 दूना 6 2 8। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है C3H6 भी ऑप्शन में हो सकता है। तो याद रखिएगा ये एल्कीन पे फिट बैठ रहा है क्योंकि CnH2n होता है, तो 3 दूना डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो आगे के सवाल जो सेट नंबर 3 है हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।